हेलो हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? बढ़िया सब। आइए देखते हैं ये नया चैप्टर। बढ़िया चैप्टर है गॉस की प्रमेय। बहुत सरल चैप्टर है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें। तो देखिए, सब पहले से ही लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 हेडिंग्स हैं, यहाँ पर देख लीजिए। मेन तरीके की 3 हेडिंग्स हैं। पहली घनकोड़, फिर इसके बाद ये वाली हेडिंग ये अलग से है, और ये घनकोड़ की परिभाषा ये अलग से है। अब देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घनकोड़ गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर है। उससे गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है, हर बार आती है, और इसको 2 प्रकार से सॉल्व किया जाता है। और ये प्रमेय इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। अब सबसे पहले आते हैं घनकोड़। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, घनकोड़ की परिभाषा सिर्फ पढ़ी थी हल्की सी, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। किसी गोली पृष्ठ द्वारा गोली के केंद्र पर अंतरित कोण को ही घनकोड़ कहते हैं। अब ये क्या चक्कर है, मतलब कि मान लीजिए कोई गेंद है, कोई गेंद आप देख लीजिए। गेंद का मतलब कि कैसे कि कोई गेंद आप ले लीजिए। गेंद मान लीजिए आप एक गेंद लिए, तो उसका इतने भाग से उसके केंद्र पर अंतरित कोण को ही घनकोड़ कहते हैं। देखिए गेंद है पूरी की, इससे इतने छोटे क्षेत्रफल से यहाँ पर कोण पर ये जो डी ओमेगा यहाँ पर है, ये है घनकोड़। ठीक है, इसको डी ओमेगा, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रकट करते हैं। हाँ ठीक, ओमेगा से ही प्रकट करते हैं। अब ये एक नियम होता है कि इस पर देखिए नियम लिखा है, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल ds, यानी कि जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है यहाँ पर, ये क्षेत्रफल ये वाला, ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, मतलब अभी ये सिर्फ सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। गोली पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल ds त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि जो इसकी त्रिज्या r है, गेंद की त्रिज्या होती है जैसे गोले की वृत्त की त्रिज्या होती है, वैसी गोले की त्रिज्या भी होती है। अब गोले की त्रिज्या मतलब कि 3D में होती है, चारों दिशाओं में। वृत्त की त्रिज्या सिर्फ 2D में होती है। हाँ, तो और यहाँ पर क्या होगा, डी एस। अब यहाँ पर समाकलन, मतलब कि सॉरी, यहाँ पर ये हटाएंगे प्रोपोर्शनल वाला चिन्ह, तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर डी ओमेगा, मतलब कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह आया तो एक कांस्टेंट जरूर आता है। डी ओमेगा आया, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी एस बटे आर स्क्वायर। यही मेन सूत्र हो जाएगा आपका, जो हर जगह इम्पोर्टेंट होगा। अब ठीक है, ये डी ओमेगा जहाँ पर यह घनकोड़ है, डी ओमेगा बराबर एक नियतांक है जिसे घनकोड़ कहते हैं। ये आप एक लाइन लिख लेना, साइड में ब्रैकेट में लिख लेना। फिर इसके बाद आते हैं दूसरा टॉपिक। ये दूसरा टॉपिक है #2। ठीक है, इस टॉपिक में क्या है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये घनकोड़ इतना बना है, मान लीजिए ये इतना घनकोड़ ये वाला यहाँ पर, ये वाला जो है यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, इसकी जो सतह है इसको थोड़ा हमने ऐसे और खींच दिया, यहाँ पर बिंदु पकड़कर इसको ऐसे खींच दिया। तो जिस कारण यहाँ पर देखिए, इस पहले तो डी एस क्षेत्रफल ऐसा था, अब इसके कारण यहाँ पर कैसा बनेगा। अब जो पहले सतह जो ये वाला, मतलब कि इसके हिसाब से ये डी एस, यानी कि क्षेत्रफल की दिशा, मतलब जैसे ये अवलंब, मतलब कि गोला है, जैसे कि ये गोला है कोई। ठीक है, अब इस गोले के अवलंबत जो सतह, मतलब कि ये क्षेत्रफल की दिशा है, यानी कि उसके क्षेत्रफल की दिशा, इसकी दिशा ये है। ठीक है, और जैसे कि ये बेलन है, नहीं ये मतलब कि ये बेलन है एक तरीके का, तो बेलन से यहाँ से एक ds निकलेगा, यहाँ से ds निकलेगा, और यहाँ से, मतलब कि उसके तल के लंबवत निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तल के लंबवत निकल रहा था, लेकिन जब इसको थोड़ा इसका जो क्षेत्रफल है इसको थोड़ा मान के इतना बढ़ा दिया यहाँ पर, तो एक यहाँ पर ये डी एस कॉस थीटा घटक भी हो गया। ये साइन थीटा वाला कुछ काम का नहीं, इसको मिटा देंगे, सिर्फ कॉस थीटा का याद रखेंगे। तो इसका यहाँ पर डी एस की जगह आप डी एस कॉस थीटा ले लेंगे, इसकी जगह डी एस कॉस थीटा, तो डी ओमेगा और डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको बस याद कर लिए, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब घनकोड़ की परिभाषा अब यहाँ पर दिया गया है, डी एस बराबर आर स्क्वायर। अब डी एस बराबर आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल, हाँ, वो त्रिज्या के वर्ग के पूरी तरीके से बराबर हो जाए। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, जो क्षेत्रफल बराबर हो रहा था वो डी ओमेगा, यानी कि एक कांस्टेंट के साथ बराबर, मतलब कि कुछ गुणांक आ रहा था साथ में। इसी डी ओमेगा ना लिख के, जैसे यहाँ पर डी एस हैं, डी एस अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डी एस बराबर के इंटू आर स्क्वायर आ रहा। अब के का गुणा, इसका मतलब होता है कि ये के गुना बढ़ रहा है, मतलब कि बढ़ोतरी इसमें के की हो रही है, हैं। अब यहाँ पर के बराबर, अब यहाँ पर के का मान 1 मान लिया गया, मतलब कि कोई, मतलब जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतनी, मतलब कि क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना त्रिज्या का वर्ग होगा। ये सीधी सीधी बात है, मतलब बराबर हो जाए तो
डी एस बराबर आर स्क्वायर, तो डी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, डी एस बटे डी एस, आर स्क्वायर की जगह डी एस रख दिया तो डी एस बटे कट गया, डी ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन। अब यहाँ पर जो जो तुमने किया है मतलब कि सॉल्यूशन में, मतलब कि यहाँ पर जो तुमने किया है वही चीज़ परिभाषा में लिख देना। जैसे कि यदि किसी गोली पृष्ठ की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या का वर्ग, देखिए त्रिज्या का वर्ग हमको पता है पहले इसी था, त्रिज्या का वर्ग उस गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल के बराबर होता है, उस गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया घनकोण, क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया घनकोण 1 स्टेरेडियन के बराबर होता है। यही सीधी सीधी परिभाषा है, ज़्यादा कुछ याद करने को नहीं है। ठीक है, अब ये परिभाषा हो गई। देखो सीधी सीधी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। यदि किसी गोली पृष्ठ की त्रिज्या का वर्ग उसके गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल के बराबर होता है तो डी एस क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया घनकोण 1 स्टेरेडियन के बराबर होता है। ये देखिए, आपको सीधी सीधी बात कहें तो परिभाषा आप खुद से बनाना सीखिए, जो दिया गया उससे ही बनती है परिभाषा। इसको याद मत कीजिए, याद करेंगे तो आप ऐसी हज़ारों परिभाषाएं फिजिक्स में हैं, आप याद नहीं कर पाओगे। अब एक नोट पॉइंट देख लीजिए कि संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित को घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। मतलब कि जब ये इतनी भागने तो डी ओमेगा कर रहा है, अब चूँकि पूरे भागता मतलब कि गोले के पूरे हिसाब से पूरी गेंद है, पूरी गेंद द्वारा कोण कितना अंतरित हो रहा है, मतलब कि चारों तरफ से कोण कितना बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर 4 पाई स्टेरेडियन। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ओमेगा बराबर यानी घनकोण निकालना है हमको, एस ले लिया। अब यहाँ पर एस क्यों लिया, यहाँ पर डी एस लिया, क्योंकि भैया यहाँ पर क्षेत्रफल सूक्ष्म था, सिर्फ इतना क्षेत्रफल लिया गया तो उसके कारण डी एस सूक्ष्म, डी मतलब होता है छोटा यानी सूक्ष्म। और यहाँ पर एस इसलिए क्योंकि पूरे गोले द्वारा निकाल रहे हैं कोण पर। हाँ, त्रिज्या तो वही रही है, एस बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो एस का मतलब कि अब गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रख दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन आ गया। ये चीज़ बहुत सरल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको 3 रिजल्ट याद रखने, एक ये वाला रिजल्ट याद रखना, इसका बहुत कम है लेकिन इसका यूज़ होता है ये इस वाले का, हाँ, और इसका यूज़ होता है ये ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन, इसका यूज़ होता है। ठीक है, और ये परिभाषा थोड़ी आ जाती है, अगर आने को होते तो आ जाती है। और ये डेरिवेशन कभी कोई छोटा वाला है 1-2 नंबर में पूछ दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही आता है। ठीक है, अब चलिए आइए, अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स की। ये देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा भी जा सकता है पेपरों में। अब कहा क्या है, वैद्युत फ्लक्स कहते किसे, पहले ये जान लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास पृष्ठ है, ये मतलब कोई भी चीज़ है, एक पृष्ठ है, थाली, प्लेट, बर्तन, कुछ भी, या चलिए इसको छोड़िए, आपको सिंपल से एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए ये कागज़ है, ठीक है, ये कागज़ दिख रहा है ना, ठीक है, ये कागज़ है। अभी इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ से वैद्युत बल रेखा, यानी कि यहाँ पर मतलब मान लीजिए एक प्लस क्यू नॉट आवेश हमने यहाँ पर रख दिया, जिसके कारण वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं। वैद्युत बल रेखाएं तो आपने पढ़ा ही होगा कि प्लस क्यू आवेश निकल तो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अपने को चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, तथा उसमें ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, अब इन रेखाओं को हम यहाँ पर बनाते हैं। ये देखिए ऐसी, यहाँ पर ये वाली रेखाएं हमने कर करी ऐसी बना ली। ठीक है, ये देखिए ये रेखा इतनी बना ली। अब क्या कह रहा है कि कोई काल्पनिक, ये चीज़ सिर्फ काल्पनिक है, ये इसको मतलब कि ओरिजिनल नहीं है, माना है सिर्फ कि हाँ सोच है यहाँ पर कि ये काल्पनिक है। ऐसे यहाँ से इसके यहाँ पर देखिए, इसके क्षेत्रफल से निर्गत होने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या, यानी कि यहाँ पर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वैद्युत फ्लक्स मतलब कि 5 वैद्युत बल रेखाएँ इस काल्पनिक पृष्ठ से निकल रही हैं। तो ये कहता है कि काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत बल की संख्याएं ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा लिख दो, नहीं तो आप ये वाली लिख दो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित। अब यहाँ पर देखिए सीधी सी बात, प्लस क्यू नॉट आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र होगा, और क्षेत्र होगा तो क्या कहा जाता है, वो
मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में ही तो निकालना है आपको। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ये मान लीजिए प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब ये तो पूरा क्षेत्रफल था। अब एकांक क्षेत्रफल मान लीजिए हमको यहाँ से निकालना है कितनी, इधर से कितनी क्षेत्र मतलब कि निकलने हैं, इधर से कितने वैद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी यहाँ से। तो यहाँ से मान लीजिए इतनी वैद्युत बल रेखाएँ निकली हैं, ठीक है, 6 नंबर निकली, मतलब कि 6 निकली हैं। अब एक तरीके से 6 बता रहे एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ ये रहा वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ये रहा वैद्युत क्षेत्र एक तरीके से है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी एक प्रति एकांक क्षेत्रफल ये रहा, ठीक है। किससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, देखिए यहाँ पर एक तरीके से वैद्युत बल रेखा यहाँ पर ये देखिए ये निकल रही हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से इधर से गई, इधर से निकली, इधर से गई और इधर से निकली। वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, अब यहाँ पर ये संख्या 1 है, ये 2 संख्याएं जा रही हैं उस तरफ से, मतलब कि ये जो वैद्युत बल संख्याएं उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं, या फिर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब जैसे कि आप रट्टेबाज हो या कुछ हो और आपको ये चीज़ नहीं इतना सब याद रखना है, झंझट सीधा सीधा, तो आप ये सूत्र याद रख लीजिए। नहीं पहले इससे देखिए इसे ओमेगा से प्रकट करते हैं। अब इसको d5 बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, ये सूत्र आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये गणितीय परिभाषा कहलाती है, इसकी गणितीय परिभाषा। क्या गणितीय परिभाषा कहलाती है, देखिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये चीज़ हर जगह ये आपको कॉमन है, ये लिखनी पड़ेगी। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, इतना चीज़ आपको लिखना ही पड़ेगा, काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स है, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स वेक्टर ई तथा वेक्टर ds के डॉट को इंग्लिश में लिखना और ब्रैकेट में ये लगाना है, डॉट चिन्ह के गुणनफल के बराबर होती है। देखिए ये दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि डॉट, ये परिभाषा बहुत सिंपल है, मतलब कि सूत्र से ही निकाल लेंगे, बस आपको ये लाइन याद रखनी है, कुल वैद्युत फ्लक्स इतनी ये चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ दूसरी लाइन भी। और तीसरी है इसकी परिभाषा है, वो भी बिल्कुल ऐसी, बस इसी से यहाँ पर बने हैं। अब वो उसको लिखाएंगे नहीं, बस बोल देंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उसकी वैद्युत क्षेत्र ई तथा सूक्ष्म क्षेत्रफल ds और तथा उसकी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये कोज्या शब्द आ जाएगा, ये डॉट गुणन की जगह कोज्या शब्द आ जाएगा, फिर डॉट नहीं बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए आगे। अब अगली चीज़ आती है गॉस की प्रमेय। अब आ जाइए गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय देखिए क्या कहती है, देखिए इस प्रमेय के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्वेच्छाकृत बंद पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स उस तल से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 कोई गुना होती है। मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ है, ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात कैसे करें, सबसे पहले एक यहाँ पर घनकोण बना लेंगे, ऐसे यहाँ पर ये बन गया देखिए, ठीक है। और यहाँ से अब जो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, हमने पहले बताया कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा तल के लंबवत निकलता है ई, और ds भी क्या कहते हैं, इसका ये ds यहाँ पर ऐसा निकलेगा थीटा कोण पर, ये चीज़ याद, ये चित्र ऐसा ही बनेगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये ओमेगा घनकोण बन रहा है और ये r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है यहाँ पर, ठीक। मतलब कि इस बिंदु पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तथा इसका क्षेत्रफल इस ओर है।
यहाँ पर कोई बिंदु P पर कोई दूसरा आवेश रखा है। इस बिंदु Q के कारण यहाँ पर ए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, मतलब कि गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है। वैसे ही वो अनुप्रयोग में चले गए थे, गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपने एक +Q आवेश माना है, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु P पर ज्ञात का